ग्रेजुएशन फेयरवेल पार्टी वाले दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा कॉलेज के सबसे लोकप्रिय लड़के का है। सभी लोग मुझे सहानुभूति भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन मैंने शांति से बियर का आखिरी घूंट पिया और सिर्फ इतना कहा, ठीक है। उन्हें नहीं पता था कि मैं इस दिन का 4 साल से इंतजार कर रहा था। आखिरकार अब मुझे गरीब होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा और मैं घर लौटकर अपनी खरबों की संपत्ति का वारिस बन सकूंगा। मैंने सिर पीछे झुकाया और कैन में बची आखिरी कड़वी बियर गले से नीचे उतार दी। तभी सूचिंग युआन की कांपती आवाज गूंजी, सब लोग जरा शांत हो जाएं, मुझे कुछ कहना है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि पूरा कमरा पल भर में खामोश हो गया। सिर्फ एक लड़की अलग थी, मेरे तिरछे सामने बैठी सिया यूयू। उसकी साफ आंखों में तमाशा देखने की उत्सुकता नहीं बल्कि चिंता दिखाई दे रही थी। चेनमो, हम ब्रेकअप कर रहे हैं, मैंने बस कहा। ओह, मेरा जवाब उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। उसका तैयार किया हुआ लंबा भाषण गले में ही अटक गया। आसपास बैठे लोग भी हैरानी से फुसफुसाने लगे। चेनमो, क्या तुम्हें कुछ पूछना नहीं है? उसने होंठ काटते हुए कहा, जैसे मेरा व्यवहार उसके सावधानी से तैयार किए गए विदाई समारोह का अपमान हो। मैंने शांत स्वर में पूछा, क्या मुझे किराए वाला घर खाली कर देना चाहिए? मैं बस ये सब जल्दी खत्म करके निकलना चाहता था। मेरा जवाब सुनकर उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? उसके पास बैठी उसकी सबसे अच्छी दोस्त जंग लिली तुरंत खड़ी हो गई और मेरी तरफ उंगली उठाकर बोली, चिंगयुआन तुम्हें बता रही है कि वह प्रेग्नेंट है और तुम उस टूटे फूटे किराए के घर की चिंता कर रहे हो? क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? बाकी लोग भी बोलने लगे। 4 साल उसके साथ रहकर भी उसे भविष्य नहीं दे सके, अब कम से कम उसे रोकने की कोशिश तो करो। मैंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और सिर्फ सू चिंगयुआन को देखता रहा। आखिरकार वह मुड़ी और सबकी हैरान नजरों के सामने धीरे धीरे लिन फैन की तरफ चली गई। लिन फैन सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे कोई राजा अपने इनाम का इंतजार कर रहा हो। सू चिंगयुआन ने उसका हाथ पकड़ा और एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, चेनमो, ध्यान से सुनो, मैं लिन फैन से प्यार करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ, और मेरे पेट में जो बच्चा है वह भी उसी का है। पूरे कमरे में हलचल मच गई। दर्जनों नजरें मुझ पर टिक गईं, जैसे मुझे अपमान के खंभे पर टांग देना चाहती हूँ। लिन फैन खड़ा हुआ और सू चिंगयुआन को अपनी बाहों में भर लिया, फिर मुस्कुराकर बोला, चेनमो, आखिर हम 4 साल तक क्लासमेट रहे हैं। ऐसा करते हैं, तुम्हारे किराए वाले घर का किराया मैं भर दूंगा, तुम आराम से नौकरी ढूंढो और चिंगयुआन को परेशान मत करना। उसकी आंखों में जीत का घमंड और दया दिख रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूरत नहीं, मैं आज ही घर छोड़ दूंगा। तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भीड़ को चीरता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे से सू चिंगयुआन चीखी, चेनमो, तुम कायर हो? तुम्हें एक बार भी यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्यों? इन 4 सालों में क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया था? वह चाहती थी कि मैं टूट जाऊं, उसके सामने घुटनों पर बैठ जाऊं और उसे रोकने की भीख मांगूं, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, पीछे पहले मौत जैसी खामोशी छाई और फिर उससे भी ज्यादा तेज फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। क्या वह अभी मुस्कुराया था? कहीं सदमे से पागल तो नहीं हो गया? बेचारा, इतने आराम से धोखा खा गया। सिर्फ स्या यूयू मेरी जाती हुई पीठ को देख रही थी। उसकी आंखों में उलझन और सवाल भरे हुए थे। बाहर कॉरिडोर की हवा कमरे से कहीं ज्यादा ताजा थी। मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे 4 साल से मेरे कंधों पर रखा भारी बोझ आखिरकार टूटकर गिर गया हो। मैंने फोन निकाला और एक ऐसा नंबर मिलाया जो मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं थी। हेलो ओल्ड वैंग, दूसरी तरफ से उत्साहित आवाज आई, यंग मास्टर, आखिर आपने फोन कर ही दिया। मैंने दीवार से टिकते हुए कहा, हाँ, मेरा नाटक खत्म हो गया। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी। ओल्ड वैंग बोला, कार स्कूल के बाहर पहुंच चुकी है, मैं अभी आपको लेने आ रहा हूँ। युनदिंग हेवनली पैलेस के पेंट हाउस चलना है या पश्चिमी इलाके वाले मैनर में? मैंने हंसकर कहा, जल्दी क्या है, पहले मुझे वो सारे खाने खिलाओ जो मैं 4 साल से नहीं खा पाया। केटीवी से बाहर निकलते ही ठंडी हवा चली और मेरा नशा काफी हद तक उतर गया। सड़क किनारे रात के अंधेरे में एक काली रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। ओल्ड वैंग ने दरवाजा खोलते हुए कहा, यंग मास्टर, आपका स्वागत है। मैं अंदर बैठ गया। मुलायम चमड़े की सीटों ने शरीर को घेर लिया। कार के अंदर हल्की लकड़ी की खुशबू थी जो केटीवी की सस्ती शराब और सिगरेट की बदबू से बिल्कुल अलग थी। चलो ओल्ड वैंग। कार आगे बढ़ी और मैं आंखें बंद करके 4 साल पहले की बात याद करने लगा। मैं इस कहानी की दुनिया में आ गया था और राजधानी के सबसे बड़े चेन परिवार का इकलौता वारिस बन गया था, लेकिन अमीर जिंदगी का एक दिन भी नहीं जी पाया था कि एक सिस्टम मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि मुझे मूल कहानी के अनुसार गरीब छात्र चेनमो का किरदार निभाना होगा। जब तक कहानी पूरी नहीं होती, मैं अपनी असली पहचान नहीं दिखा सकता। अगर मैंने नियम तोड़ा तो दुनिया की चेतना मुझे मिटा देगी। यहाँ तक कि मेरे अरबपति पिता पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। वे हर महीने सिर्फ 2000 युआन मेरे खाते में भेज सकते थे और मुझसे कोई संपर्क नहीं कर सकते थे। अब आखिरकार वह समय खत्म हो चुका था। ओल्ड वैंग ने मुझे नया फोन दिया। मैंने बिना झिझक अपना पुराना फोन कूड़ेदान में फेंक दिया। नया फोन चालू करते ही सैकड़ों मैसेज और मिस्ड कॉल सामने आ गए, जिनमें ज्यादातर एक ही नाम से थे, ओल्ड मैन। वह मेरे पिता थे, जिनसे मैं 4 साल से नहीं मिला था। उनकी वॉइस मैसेज लगातार आने लगी। नालायक लड़के, आखिरकार फोन उठाया। तुम्हारे सारे बैंक कार्ड अनफ्रीज कर दिए गए हैं। अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड जितना चाहे इस्तेमाल करो। आज रात उस घटिया जगह पर वापस मत जाना। तुम्हारी माँ ने युनदिंग हेवनली पैलेस में तुम्हारा घर तैयार करवा दिया है। मैंने बैंक ऐप खोला और खाते में दिखाई दे रही शून्यों की लंबी कतार देखकर कुछ पल के लिए चक्कर सा महसूस किया। यही होती है असली आराम की जिंदगी। उसी समय क्लास के वी चैट ग्रुप यूथ नेवर एंड्स में नया संदेश आया। जंग लिली ने पूरे ग्रुप को टैग करते हुए लिखा, दोस्तों, बड़ी खबर, मैं अभी केटीवी से बाहर निकली हूँ। अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। मैंने चेनमो को रोल्स रॉयस फैंटम में बैठते देखा और उसका नंबर प्लेट 58 वाला था। ग्रुप 3 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर संदेशों की बाढ़ आ गई। मजाक कर रही हो? क्या तुमने ज्यादा पी ली है? रोल्स रॉयस फैंटम और 58, वह तो राजधानी के सबसे अमीर आदमी चेन वानली की कार है। चेनमो, चेन वानली, दोनों का सरनेम चेन है।
रुको, कहीं चेनमो चेनवानली का नाजायज बेटा तो नहीं? हे भगवान, ये तो किसी उपन्यास की कहानी लग रही है। तभी सूचिंग युअन भी ऑनलाइन आ गई और लिखने लगी, लिली बेकार की बातें मत, बकवास मत करो। सूचिंग युअन ने जल्दी से जवाब दिया। उसकी आवाज में मुझे बचाने की कोशिश कम और खुद को समझाने की कोशिश ज्यादा लग रही थी। जांग लिली तुरंत भड़क गई। मैं बकवास कर रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो, वह कार अभी अभी यहाँ से निकली है। तभी लिन फैन ने भी चैट में एक हंसता हुआ इमोजी भेजा और लिखा, किराए की होगी। आजकल बहुत सी कंपनियां ऐसी लग्जरी कारें किराए पर देती हैं। किसी का दिल टूट जाए तो थोड़ी दिखावा करने की इच्छा होना स्वाभाविक है। उसका यह जवाब आते ही ज्यादातर लोग उससे सहमत हो गए। हाँ, बिल्कुल किराए की होगी। अगर वह सच में सबसे अमीर आदमी का बेटा होता तो 4 साल तक गरीबों की तरह क्यों रहता? बेचारा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं ग्रुप की बातें पढ़कर बस मुस्कुरा दिया। उन्हें अभी सच जानने की जरूरत नहीं थी। जितनी देर सच छिपा रहेगा, बाद में उनके चेहरे उतने ही मजेदार दिखेंगे। इस पूरी कहानी में मैं अकेला ऐसा इंसान था जिसे सब कुछ पता था, और यह एहसास वाकई शानदार था। रोल्स रॉयस आखिरकार इंपीरियल किचन नाम की एक बेहद मशहूर हवेली जैसे रेस्टोरेंट के सामने रुकी। यह जगह पुराने गलियारों के बीच छिपी हुई थी। विशाल लाल दरवाजे और अंदर का शाही माहौल देखकर ही पता चल जाता था कि यहाँ आम लोग नहीं आते। जैसे ही ओल्ड वैंग कार से उतरा, एक मैनेजर और 2 कतारों में खड़ी छिपाऊ ड्रेस पहने वेट्रेसें बाहर आ गईं। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत दिनों बाद आए हैं। ओल्ड वैंग ने सिर हिलाया, मैं नहीं, यंग मास्टर आए हैं। ये सुनते ही मैनेजर का चेहरा बदल गया। वह लगभग दौड़ता हुआ कार तक आया और गहरा झुककर बोला, यंग मास्टर, आपका स्वागत है। मैं अंदर चला गया और कहा, सबसे अच्छा प्राइवेट रूम खोलो, सारे सिग्नेचर डिशेस लाओ और बुदा जंप्स ओवर द वॉल का सबसे बड़ा पॉट भी। मैनेजर तुरंत आदेश देने भाग गया। कुछ ही देर बाद मैं बेहद शानदार पर्पल पैलेस रूम में बैठा था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। कॉल शा यूयू की थी। चेनमो, तुम्हारी मोमेंट्स वाली फोटो, क्या वह इंपीरियल किचन के बाहर ली गई थी? मैंने हंसते हुए पूछा। तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, मेरे पापा यहाँ के मेंबर हैं, मैं एक बार उनके साथ आई थी। लेकिन तुम वहां कैसे पहुंचे? उसकी नजरों में मैं अभी भी वही गरीब छात्र था जो KFC खाने से पहले भी 10 बार सोचता था। मैंने मजाक में कहा, बस रास्ते से गुजर रहा था, जगह अच्छी लगी तो फोटो खींच ली। उसने राहत की सांस ली और बोली, ओह अच्छा। फिर मैंने पूछा, तुमने खाना खाया? नहीं, अभी KTV से निकली हूँ। मैंने बिना सोचे कह दिया, तो आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर बहुत धीमी आवाज आई, सच? मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। उसकी आवाज में छिपी खुशी साफ महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह पहुंच गई। जैसे ही उसने कमरे में रखे महंगे और शानदार व्यंजन देखे, वह दरवाजे पर ही रुक गई। आओ बैठो, वह हिचकिचाते हुए बोली। तुमने तो कहा था बस रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने मजाक में कहा, असल में यह रेस्टोरेंट मेरा है। जाहिर था उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने कहा, पहले खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उसने एक और खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत स्वादिष्ट है। फिर वह चिंतित होकर बोली, लेकिन यहाँ बहुत महंगा होगा ना? ये सब तुम्हारी पूरी महीने की पॉकेट मनी से भी ज्यादा होगा। उसकी मासूमियत देखकर मैं हंस पड़ा। चिंता मत करो, आज मेरी लॉटरी लगी है। उसने उत्सुक होकर पूछा, कितनी? मैंने कहा, 100 मिलियन। वह चुप हो गई और सिर झुकाकर सूप पीने लगी। साफ था कि उसे लगा मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूँ। मैंने भी कुछ नहीं समझाया और पूरे मन से खाना खाने लगा। 4 साल तक सूखी रोटी और सस्ते खाने पर जीने के बाद मेरा पेट आखिरकार अपना बदला ले रहा था। खाना खत्म होने के बाद सिया यूयू वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही मैंने ओल्ड वैंग को फोन किया। जो जांच करवाई थी उसका क्या हुआ? ओल्ड वैंग बोला, सब पता चल गया। यंग मास्टर, लिन फैन का पिता लिन जांगो लिन ग्रुप का चेयरमैन है, लेकिन कंपनी कई सालों से घाटे में चल रही है और लगभग दिवालिया होने की कगार पर है। स्थिति सुधारने के लिए वह चिन फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहता है। उसकी योजना है कि लिन फैन की शादी चिन रुआक्शू से हो जाए। चिन फैमिली का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक खूबसूरत लेकिन बर्फ जैसी ठंडी महिला का चेहरा उभर आया। चिन रुआक्शुए, वही महिला जो कभी मेरी मंगेतर थी। कहानी की शुरुआत में ही उसने रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि उसे बताया गया था कि मैं एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का हूँ। उस समय मैं कहानी के नियमों में उलझा हुआ था, इसलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। ओल्ड वैंग आगे बोला, संभव है कि सुचिंग युअन के पेट में पल रहा बच्चा लिनफान की योजना का हिस्सा हो। वह चिन फैमिली पर दबाव बनाना चाहता है। अगर बात बाहर फैलती है कि चिन रुआक्शू के होने वाले पति का पहले से एक नाजायज बच्चा है, तो चिन फैमिली की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। मैं हंस पड़ा। वह चिन रुआक्शू को सुचिंग युअन जैसी भावुक लड़की समझ रहा है। चिन ग्रुप की CEO बनने वाली महिला इतनी आसानी से नहीं झुकेगी। फिर मैंने पूछा, और सुचिंग युअन, क्या उसे सब पता है? ओल्ड वांग ने कहा, शायद आधा सच पता है। वह जानती है कि लिन फान को बच्चे की जरूरत है, लेकिन शायद यह नहीं जानती कि वह खुद भी उसकी योजना का सिर्फ एक मोहरा है। उसे लगता है कि वह कहानी की नायिका है, जबकि असल में वह इस्तेमाल होने वाली एक प्यादा भर है। मैं चाय का कप उठाकर मुस्कुराया। दिलचस्प, मैंने तो सिर्फ आराम से जिंदगी बिताने का सोचा था, लेकिन अगर कोई खुद चलकर मेरे सामने आएगा तो उसे सबक भी मिलेगा। सभी लेनदारों को खबर भेज दो, कह दो कि चेनमो वापस आ गया है। मैं नहीं चाहता कि कल सुबह तक बीजिंग में लिन ग्रुप नाम की कोई कंपनी बची रहे। ओल्ड वैंग ने तुरंत जवाब दिया, जैसा आदेश यंग मास्टर। मैंने फोन काटा और चाय की सतह पर उठती भाप को देखते हुए मुस्कुराया। लिन फान, चिन रुआक्शुई और सुचिंग युअन, कहानी के सभी बड़े किरदार शायद अभी नहीं जानते थे कि सबसे बड़ा बग अब मैदान में उतर चुका है। खेल अभी शुरू हुआ था। जब शा यूयू वापस आई तो उसकी आंखें हल्की लाल थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने सिर हिलाया, कुछ नहीं, बस ग्रुप में किसी से बहस हो गई। मैंने तुरंत वीचैट ग्रुप खोला। वहां फिर हंगामा मचा हुआ था। वजह थी जंग लिली द्वारा भेजी गई एक नई फोटो। किसी तरह उसे मेरी इंपीरियल किचन में खाना खाते हुए तस्वीर मिल गई थी। फोटो के साथ उसने लिखा था, दोस्तों, एक और बड़ी खोज। चेनमो ने सिर्फ रोल्स रॉयस ही किराए पर नहीं ली, और अब तो वह इंपीरियल किचन जाकर अमीर बनने का नाटक भी कर रहा है। इस एक टेबल के खाने में शायद उसकी 4 साल की स्कॉलरशिप खत्म हो गई होगी। इतनी दिखावा करने की क्या जरूरत है? जांग लिली ने ग्रुप में ताना मारा। तभी सुचिंग युअन ने जवाब दिया, चेनमो, ऐसा मत करो।
पैसे बचाकर खर्च करने चाहिए। आगे नौकरी ढूंढने और जिंदगी बसाने में बहुत पैसे लगेंगे। उसकी बातों में दया कम और खुद को ऊंचा दिखाने का भाव ज्यादा था। तभी स्या यूयू फट पड़ी। तुम लोगों को क्या समस्या है? कोई अपने पैसे से अच्छा खाना खा रहा है तो तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है? तुरंत जवाब आया, अरे वाह, स्या यूयू इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? कहीं तुम्हें उस पर तरस तो नहीं आ गया? वैसे भी एक गरीब और एक नकली संत दोनों साथ अच्छे लगते हैं। इसके बाद बहस गाली ग्लौज में बदल गई। स्या यूयू अकेली पड़ गई। मैंने उसका फोन लिया और एक लाइन टाइप करके भेज दी। कुएं में बैठे मेंढक आसमान की विशालता पर चर्चा करने के लायक नहीं होते। मैसेज भेजते ही मैंने ग्रुप छोड़ दिया। स्या यूयू मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। मैंने कंधे उचकाए। मूर्खों से बहस करने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ अपनी बुद्धि कम होती है। कुछ पल बाद वह हंस पड़ी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन मुस्कान बारिश के बाद निकली धूप जैसी चमक रही थी। उसने मुझे ध्यान से देखा और बोली, तुम बदल गए हो। मैंने सिर हिलाया। पहले तुम हमेशा सब कुछ सह लेते थे, अब लगता है जैसे तुम चमक रहे हो। मैंने मजाक में कहा, शायद पैसों की चमक है। मैंने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। उसने मना किया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बाहर ले आया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका पूरा शरीर सख्त हो गया और उसके गाल गुलाबी हो गए। बाहर रोल्स रॉयस के पास ओल्ड वैंग खड़ा था। उसने सम्मान से कार का दरवाजा खोला। स्या यूयू वहीं जम गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। बैठो, मैंने कहा। वह हकलाकर बोली, यह कार सच में तुम्हारी है? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, किराए की है। ये वही ताना था जो लिन फैन ने मारा था। स्या यूयू तुरंत शर्म से लाल हो गई। मैं उसे कार में बैठाकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने धीरे से पूछा, तो तुम सच में चेन वानली के बेटे हो? मैंने सिर हिलाया। फिर स्कूल में गरीब होने का नाटक क्यों? मैं मुस्कुराया। जिंदगी का एक बहुत जरूरी मिशन था। वह पूरी तरह नहीं समझी, लेकिन उसकी आंखों में राहत और खुशी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, सू चिंगयुआन से ब्रेकअप होने का तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं हुआ? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्यों होना चाहिए? जिसने पैसे के लिए प्यार छोड़ा, उसके लिए दुख मनाने का कोई कारण नहीं। 4 साल में मैंने सिर्फ एक सबक खरीदा है। उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंचकर मैंने उसे रोका और अपनी बनाई हुई बियर की एक बोतल दी। ये मैंने खुद बनाई है, थोड़ा पीकर सो जाना, अच्छी नींद आएगी। उसने बोतल को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना हो। धन्यवाद चेनमो। उसे सीढ़ियों में गायब होते देख मैंने मुस्कान समेट ली और ओल्ड वैंग से कहा, स्या यूयू की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करो। ओल्ड वैंग ने पूछा, कुछ करना है? मैंने सिर हिलाया, नहीं, बस जानना चाहता हूं कि वह सच में वैसी ही है जैसी दिखती है या नहीं। इस दुनिया में हर जगह चालें और मुखौटे हैं। रात को युंदिंग हेवनली पैलेस लौटकर मैं विशाल मसाज बाथटब में लेट गया। 4 साल बाद पहली बार मुझे असली ऐशो आराम नसीब हुआ था। नहाने के बाद मैंने 1992 लफिट की एक बोतल खोली। तभी ओल्ड वैंग का फोन आया, यंग मास्टर, लिन ग्रुप खत्म हो गया। मैं चौंका, इतनी जल्दी? वह बोला, आपके एक आदेश के बाद पूरी वित्तीय दुनिया हरकत में आ गई। बैंक ने लोन वापस मांगे, निवेशकों ने शेयर बेच दिए और 3 घंटे से भी कम समय में कंपनी दिवालिया हो गई। लिनजांगुओ को ब्रेन हेमरेज हुआ है और वह अस्पताल में है। मैंने शांत स्वर में पूछा, लिन फैन और सू चिंगयुआन? जवाब मिला, दोनों अस्पताल में हैं। उनकी भयंकर लड़ाई हुई। सू चिंगयुआन को झटका लगा और उसे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। चिन रुओक्शुए ने भी तुरंत सारे सहयोग खत्म कर दिए। इसके बाद ओल्ड वैंग ने एक और खबर दी जिसने मुझे भी चौंका दिया। स्या यूयू की जांच पूरी हो गई है। उसके दादा जनरल स्या जंगुओ हैं। यह नाम सुनते ही मैं सीधा बैठ गया। स्या जंगुओ देश के सबसे सम्मानित सैन्य नेताओं में से एक थे। चिन फैमिली चाहे जितनी अमीर हो, स्या फैमिली के सामने सिर्फ व्यापारी भर थी। ओल्ड वैंग ने आगे कहा, स्या यूयू असल में टॉप रेड 3rd जनरेशन परिवार से है। उसके दादा चाहते थे कि वह आम लोगों की तरह जिंदगी जिए और परिवार की ताकत पर निर्भर न रहे। मैं हंस पड़ा। तो मैं अकेला अभिनेता नहीं था। फर्क सिर्फ इतना है कि वह यह भूमिका अपनी मर्जी से निभा रही थी। फोन रखने के बाद मैंने उसका मोमेंट्स खोला। उसकी नई पोस्ट में वही बियर की बोतल थी जो मैंने दी थी। कैप्शन था, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। कमेंट में उसके दादा के आदमी ने पूछा था, ये कैसी बियर है, कहीं घटिया तो नहीं? स्या यूयू ने जवाब दिया था, दादाजी, यह एक दोस्त ने खुद बनाई है, बहुत अच्छी है। उस एक शब्द दोस्त को पढ़कर मेरा मूड बिना वजह बेहतर हो गया। अगली सुबह मैं देर तक सोया, फिर जिम में आधा घंटा दौड़ा। 4 साल की गरीब जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद मेरी 8 पैक एब्स ही थी। नहाने के बाद मैंने खुद नाश्ता बनाया, क्रैब रो बन्स और फ्रेश श्रिम्प पॉरेज। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो स्या यूयू हाथ में टिफिन ली खड़ी थी। गुड मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग वॉक पर निकली थी तो सोचा तुम्हारे लिए नाश्ता ले आऊं, ये मेरी मम्मी ने बनाया है। लेकिन जैसे ही उसने मेरे पीछे रखी पूरी टेबल देखी, उसका चेहरा उतर गया। ओह, तुमने पहले ही नाश्ता बना लिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं खाया। बिल्कुल सही समय पर आई हो, अंदर आओ। वह अंदर आई और मेरी बनाई चीजें देखकर आंखें गोल हो गईं। ये सब तुमने बनाया है? मैंने हंसकर कहा, थोड़ा बहुत आता है। उसके टिफिन में बाजरे की खिचड़ी और खरगोश के आकार वाले मीठे बन थे। हम दोनों एक दूसरे के खाने की तारीफ करते रहे। नाश्ते के बाद वह खुद बर्तन धोने चली गई, जबकि मैं सोफे पर बैठकर फोन देखने लगा। इंटरनेट पर पहला ट्रेंड लिन ग्रुप के दिवालिया होने का था और दूसरा कैपिटल्स यंग मास्टर चेन रिटर्न्स का। लोग लिन फैन और सू चिंगयुआन का मजाक उड़ा रहे थे, मेरी असली पहचान पर हैरान हो रहे थे और कुछ तो मुझसे मिलने के सपने देख रहे थे। मैं यह सब पढ़कर मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक रसोई से चीख सुनाई दी। मैं भागकर अंदर गया। स्या यूयू की उंगली कट गई थी और खून तेजी से बह रहा था। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वह दर्द से आंखों में आंसू लिए बोली, गलती से हाथ फिसल गया। मैं उसे सोफे तक लाया, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर घाव साफ करने लगा। थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। उसने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। जैसे ही एंटीसेप्टिक घाव पर लगा, उसका शरीर हल्का सा कांप गया। मैंने सिर उठाया और उसकी आंसुओं से चमकती आंखों में देखा। उसका शरीर हल्का सा कांप गया। मैंने सिर उठाया और उसकी आंसुओं से चमकती आंखों में देखा। एक पल के लिए माहौल अजीब तरह से शांत हो गया। मेरा दिल भी जैसे एक धड़कन छोड़ गया। मैंने जल्दी से उसकी उंगली पर बैंडेज लगाया और कहा, हो गया, आगे से ध्यान रखना। मैं उठकर बर्तन समेटने ही वाला था कि अचानक उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। उसका चेहरा मेरी पीठ से लगा हुआ था और आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पहले साल से, जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी, उसी दिन से, पूरे 4 साल से। मैं वहीं ठिठक गया।
दिमाग कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खाली हो गया। उसकी बातों ने मेरे भीतर ऐसी लहर पैदा कर दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं धीमे से बोला, क्यों? उस समय तो मैं गरीब, चुप रहने वाला और हमेशा परेशान रहने वाला लड़का था। उसने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें चुपके से आवारा बिल्लियों को खाना खिलाते देखा है, बारिश में अपनी छतरी दूसरों को देते देखा है। मेरे लिए तुम गरीब नहीं थे, बल्कि सबसे दयालु इंसान थे। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रह गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी के अंधेरे दिनों में भी कोई मुझे देख रहा था, समझ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें मेरी असली पहचान पहले से पता थी? उसने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं। अगर पता होता तो शायद मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था। मेरी आखिरी शंका भी खत्म हो गई। मैंने मुस्कुराकर उसकी नाक को हल्के से छुआ और कहा, पगली। फिर हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने पूछा, अब उंगली में दर्द तो नहीं? उसने शर्माते हुए कहा, अगर एक किस मिल जाए तो शायद दर्द चला जाए। इतना कहकर उसने चेहरा कुशन में छिपा लिया। मैं हंस पड़ा, अब तो तुम भी शरारती बातें करने लगी हो। मैंने उसके सिर पर हल्का सा चुंबन दिया और पूछा, अब ठीक है? वह लाल चेहरा लिए मेरी तरफ देखने लगी। उसके बाद माहौल फिर से हल्का हो गया और हम दोनों देर तक बातें करते रहे। इसके बाद मेरे दिन पहले से कहीं ज्यादा अच्छे होने लगे। मैं और शायूयू साथ फिल्में देखते, साथ खाना बनाते, जिम जाते और शहर में घूमते। धीरे धीरे मेरी शांत जिंदगी खुशियों से भर गई। एक दिन मैं अपनी वाइन सेलर में पुरानी रेसिपी से शराब बनाने की कोशिश कर रहा था कि ओल्ड वैंग का फोन आया। यंग मास्टर, सूचिंग युआन कंपनी के नीचे खड़ी है। वह सुबह से आपको मिलने की जिद कर रही है। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। लिन फैमिली के दिवालिया होने के बाद वह लंबे समय से गायब थी। मैंने कहा, मुझे उससे नहीं मिलना। ओल्ड वैंग कुछ झिझका, लेकिन वह कह रही है कि अगर आप नहीं मिले तो वह बिल्डिंग से कूद जाएगी। नीचे पत्रकार और तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई है। मैंने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तो उसे इंतजार करने दो। शाम तक मैं आराम से कंपनी पहुंचा। चेन ग्रुप का मुख्यालय राजधानी की सबसे मशहूर इमारतों में से एक था। नीचे सैकड़ों लोग और पत्रकार जमा थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। सूचिंग युआन फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और गर्भवती होने की वजह से वह और भी थकी हुई लग रही थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, चैनमो, बाहर आओ। तुमने 4 साल तक मेरे साथ खेला और अब अमीर बनकर मुझे छोड़ दिया। मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं यहीं मर जाऊंगी। आसपास के लोग फुसफुसा रहे थे और पत्रकार हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं दूर खड़ी अपनी कार में बैठा उसकी पूरी नौटंकी देख रहा था। जायूयू मेरे बगल में बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, वह ऐसा क्यों कह रही है? उसने तो सबके सामने माना था कि बच्चा लिनफैन का है। मैंने शांत स्वर में कहा, अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। लिनफैन खुद डूब रहा है, इसलिए वह वापस मेरे पास आकर कुछ हासिल करना चाहती है। कुछ देर बाद लिनफैन भी वहां पहुंच गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं दिखता था। उसके चेहरे पर थकान, दाढ़ी और हताशा साफ नजर आ रही थी। वह भीड़ को चीरते हुए सूचिंग युआन के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? सूचिंग युआन और ज्यादा भड़क गई। मैं पागल हूं? तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे, मुझे और बच्चे को अपना नाम दोगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ तुमने मुझे छोड़ दिया। लिनफान परेशान होकर बोला, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मेरे पिता अस्पताल में हैं और मेरी पूरी जिंदगी बिखर चुकी है। अभी मेरे पास कुछ संभालने की ताकत नहीं है। लेकिन सूचिंग युआन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह खंभे को पकड़कर बैठी रही और बार बार यही कहती रही कि जब तक चैनमो सामने नहीं आएगा वह वहां से नहीं जाएगी। दोनों के बीच सबके सामने जोरदार बहस शुरू हो गई और भीड़ का उत्साह और बढ़ गया। सभी पत्रकारों के सामने सूचिंग युआन और लिनफैन की बहस एक तमाशे में बदल चुकी थी। मुझे लगा समय आ गया है। मैंने फोन उठाया और ओल्ड वैंग को आदेश दिया, अस्पताल वाली डीएनए रिपोर्ट सभी मीडिया वालों को भेज दो। कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद हर पत्रकार के फोन पर एक ईमेल पहुंच गया। रिपोर्ट देखते ही पूरे माहौल में सनसनी फैल गई। यह अस्पताल की आधिकारिक मुहर वाली कानूनी डीएनए रिपोर्ट थी। रिपोर्ट साफ बता रही थी कि सूचिंग युआन के गर्भ में पल रहे बच्चे का जैविक पिता लिनफैन है और उसके डीएनए की समानता लगभग 100% है, जबकि मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। पल भर में सच्चाई सामने आ गई। भीड़ में शोर मच गया। तो बच्चा सच में लिनफैन का है। यह औरत पैसे ऐंठने के लिए चेन यंग मास्टर पर झूठा आरोप लगाने आई थी। चेनमो सच में बदकिस्मत था जो ऐसी गर्लफ्रेंड मिली। सूचिंग युआन और लिनफैन दोनों के चेहरे से खून उतर गया। खासकर सूचिंग युआन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने पहले से इतनी तैयारी कर रखी थी। लेकिन मैं हमेशा हर लड़ाई की तैयारी पहले से करता था। तभी पुलिस की गाड़ियां आकर रुकीं। कुछ अधिकारी नीचे उतरे और सूचिंग युआन के सामने पहचान पत्र दिखाते हुए बोले, आप पर जबरन वसूली और मानहानि का आरोप है, कृपया हमारे साथ चलिए। ये सुनते ही वह पूरी तरह टूट गई और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। लिनफान भी एक खोखले खोल की तरह वहीं खड़ा रह गया। आखिरकार यह लंबा तमाशा खत्म हो गया। मैं कार का शीशा ऊपर करने ही वाला था कि जायूयू ने मुझे रोक दिया। उसने खिड़की नीचे की और पास खड़े एक पत्रकार को बुलाया। पत्रकार तुरंत कैमरा लेकर दौड़ता हुआ आया और पूछा, चेन यंग मास्टर, अपनी पूर्व प्रेमिका के व्यवहार पर आपका क्या कहना है? मैं कुछ बोलता उससे पहले शायूयू मुस्कुराई और कैमरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से जवाब दूंगी। हमें भरोसा है कि कानून सही फैसला करेगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और कैमरे की तरफ देखकर कहा, और कृपया उन्हें पूर्व प्रेमिका से जोड़कर परेशान करना बंद कीजिए, क्योंकि चेनमो की वर्तमान और भविष्य की एकमात्र गर्लफ्रेंड मैं हूं। इतना कहकर उसने मेरे गाल पर जोर से किस कर दिया। पत्रकार, आसपास के लोग और यहां तक कि मैं भी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। अगले दिन पूरा इंटरनेट इसी खबर से भरा हुआ था। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी तस्वीरें और चर्चा छाई हुई थी। लोग हमारी प्रेम कहानी की तारीफ कर रहे थे, जबकि सूचिंग युआन और लिनफान पूरी तरह बदनाम हो चुके थे। बाद में सूचिंग युआन को कानूनी सजा मिली और लिनफान अपने दिवालिया परिवार के साथ शहर छोड़कर चला गया। मूल कहानी के तथाकथित हीरो और हीरोइन का अध्याय यहीं खत्म हो गया।
उन सब झंझटों से मुक्त होने के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान शायूयू के दादाजी जनरल सिया जंगुओ को प्रभावित करने पर लगाया। एक हफ्ते तक मैं अपनी निजी प्रयोगशाला में बंद रहा और आखिरकार प्राचीन हान डायनेस्टी की प्रसिद्ध जुयुन चुनवाइन को सफलतापूर्वक पुनर्निर्मित कर लिया। इसके बाद मैंने एक बड़ी नीलामी कंपनी के जरिए यह खबर फैला दी कि मेरे पास एक दुर्लभ प्राचीन पुस्तक की हस्तलिखित प्रति मौजूद है। खबर फैलते ही प्राचीन पुस्तकों के संग्रहकर्ताओं में हलचल मच गई। स्वाभाविक रूप से जनरल सिया जंगो तक भी यह बात पहुंची। नीलामी वाले दिन मैं और शायूयू साथ पहुंचे। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वह घबराई हुई थी। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि सब ठीक होगा? दादाजी बहुत सख्त हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज के बाद वह तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड से जरूर खुश होंगे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मैंने पहली पंक्ति में बैठे जनरल सिया जंगुओ को देखा। जोंगशान सूट पहने हुए वह बेहद प्रभावशाली लग रहे थे। उनके आसपास कई बड़े अधिकारी और प्रभावशाली लोग बैठे थे। शायूयू उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोका। अभी नहीं, पहले शो शुरू होने दो। नीलामी शुरू हुई। शुरुआती वस्तुएं सामान्य थीं, लेकिन जब वह दुर्लभ पुस्तक मंच पर आई तो माहौल बदल गया। शुरुआती बोली 10 लाख थी और देखते ही देखते कीमत करोड़ों तक पहुंच गई। अंत में मुकाबला सिर्फ जनरल शाह और एक रहस्यमय खरीदार के बीच रह गया। बोली लगातार बढ़ती रही, 50 मिलियन, 60 मिलियन। लेकिन जनरल शाह की आर्थिक सीमा थी। उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई थी और उनकी बचत सीमित थी। आखिरकार उन्होंने निराश होकर बोली छोड़ने का फैसला कर लिया। तभी पूरे हॉल में मेरी आवाज गूंजी, 100 मिलियन। पूरा हॉल मेरी तरफ देखने लगा। शायूयू भी हैरान रह गई। जनरल शाह ने पहले मुझे देखा, फिर अपनी लाल पड़ती हुई पोती को देखा। उनकी आंखों में सवाल और जिज्ञासा दोनों थे। रहस्यमय खरीदार ने हार मान ली। हथौड़ा बजा और पुस्तक मेरे नाम हो गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मंच से उतरा, पुस्तक उठाई और सीधे जनरल सिया के सामने पहुंच गया। मैंने वह दुर्लभ पुस्तक शायूयू के हाथों में रखी और कहा, यह आपके दादाजी के लिए मेरा छोटा सा उपहार है। फिर मैं जनरल सिया की तरफ मुड़ा, हल्का सा झुककर सम्मानपूर्वक बोला, जनरल सिया, मेरा नाम चेन मो है। मैं शायूयू का बॉयफ्रेंड हूँ। यह हमारी पहली मुलाकात है। कृपया इसे एक साधारण भेंट समझकर स्वीकार कीजिए। शाह जंगुओ ने मुझे बाज की तरह तेज नजरों से देखा, मानो मेरी आत्मा तक पढ़ लेना चाहते हो। कुछ देर बाद उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तुम व्यापारी लोग सच में चालें चलना जानते हो? पैसे फेंक कर मेरी पोती का दिल जीतना चाहते हो? मैंने बिना झिझक उनकी आंखों में देखा और जवाब दिया, ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता जनरल सिया। वह किताब सिर्फ दरवाजा खटखटाने के लिए थी। असली उपहार तो अभी बाकी है। मैंने उंगलियां चटकाईं और ओल्ड वैंग एक पुराना शराब का घड़ा लेकर सामने आ गया। मैंने खुद उसकी मुहर खोली। अगले ही पल एक अनोखी और गहरी खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। जो लोग शराब की समझ रखते थे, उनके चेहरे तुरंत बदल गए। शाह जंगो भी आगे बढ़े और गहरी सांस लेकर खुशबू महसूस की। उनकी आंखें फैल गईं। इसकी खुशबू तो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जुयुनचुन वाइन जैसी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह वही है। मैंने पुराने अभिलेखों के आधार पर इसे दोबारा तैयार किया है। किताब इतिहास को लिखती है, लेकिन यह शराब इतिहास को जीने का मौका देती है। इस बार शाह जंगो सचमुच प्रभावित हो गए। उनकी आंखों की कठोरता धीरे धीरे प्रशंसा में बदल गई। उन्होंने घड़े को स्वीकार कर लिया और पहली परीक्षा में मुझे सफलता मिल गई। नीलामी के बाद शाह जंगो मुझे अपने पुराने आंगन वाले घर में ले गए। शायूयू भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन दादाजी की एक नजर ने उसे वहीं रोक दिया। वह बाहर खड़ी चिंतित होकर मुझे देखती रही। मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराकर सिर हिलाया और अंदर चला गया। स्टडी रूम में चारों तरफ किताबें, पदक और पुरानी तस्वीरें लगी थीं। शाह जंगो ने खुद चाय बनाई और सीधे मुद्दे पर आ गए। बताओ लड़के, तुम मेरी पोती के करीब किस मकसद से आए हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वह हल्का सा हंसे। तुम व्यापारियों के प्यार में कितना स्वार्थ और कितनी गणना छिपी होती है। मैंने चाय का घूंट लिया और शांत स्वर में कहा, जनरल सिया, शायद आपको व्यापारियों से शिकायत है, लेकिन मैं भी उन लोगों को पसंद नहीं करता जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। अगर कोई व्यापारी देश और समाज के लिए काम करे, तब भी क्या वह आपके सम्मान के लायक नहीं होगा? ये सुनकर वह चुप हो गए। मैंने अपना ब्रीफकेस खोला और कुछ दस्तावेज उनके सामने रख दिए। मैंने उन्हें एक नई चिप टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव दिखाया, जो देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बराबर ला सकती थी। फिर नई बैटरी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट दिखाया, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता था। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मेडिकल सिस्टम का विवरण रखा, जो कैंसर जैसी बीमारियों का शुरुआती चरण में पता लगाने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता था। हर पन्ने के साथ शाह जंगो के चेहरे का भाव बदलता गया। अंत में उन्होंने सिर उठाकर मुझे देखा, जैसे पहली बार सच में मुझे समझने की कोशिश कर रहे हों। यह सब तुम्हारा काम है? मैंने कहा, मेरी टीम का और मेरा। मेरे लिए पैसा लक्ष्य नहीं, एक साधन है। असली लक्ष्य देश और समाज को आगे बढ़ाना है। अगर हमारी पीढ़ी कुछ बड़ा कर सकती है, तो वही हमारी जिम्मेदारी है। कमरे में कुछ क्षणों तक पूरी खामोशी रही। फिर शाह जंगो अचानक जोर से हंस पड़े। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। उन्होंने उठकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तुम मेरी पोती के योग्य हो। शायूयू का तुम्हें चुनना उसकी किस्मत भी है और हमारे परिवार की भी। जब मैं बाहर निकला, शायूयू दौड़कर मेरे पास आई। क्या हुआ? दादाजी ने तुम्हें बहुत परेशान तो नहीं किया? मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। उन्होंने साफ मना कर दिया। उसका चेहरा तुरंत उतर गया और आंखें लाल हो गईं। कुछ सेकंड बाद मैंने हंसते हुए कहा, उन्होंने कहा है कि जल्दी शादी कर लो, ताकि उन्हें जल्द परपोते देखने को मिले। शायूयू कुछ पल तक मुझे घूरती रही, फिर समझते ही शर्म से लाल हो गई और मेरे सीने पर हल्के मुक्के मारने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, यूयू, मुझसे शादी करोगी? इस बार उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं करूंगी। हमारी शादी बहुत भव्य नहीं थी, लेकिन उसमें सिर्फ वही लोग मौजूद थे जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। फिर भी मेहमानों में ऐसे लोग शामिल थे जिनका नाम सुनकर पूरी राजधानी हिल सकती थी। शादी के दौरान चीन रुआक्शु भी आई। उसे निमंत्रण नहीं भेजा गया था, फिर भी वह अकेली एक कोने में खड़ी समारोह देख रही थी। पहले की बर्फ जैसी ठंडी और आत्मविश्वासी महिला अब काफी बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर पछतावा और थकान साफ दिखाई दे रही थी। मैंने बस एक बार उसकी तरफ देखा और फिर नजरें हटा लीं।
कुछ लोग जिंदगी में एक बार छूट जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। मेरी नजरें सिर्फ उस लड़की पर थीं जिसने मेरे लिए शादी का जोड़ा पहना था। मैंने शायूयू का घूंघट उठाया, उसके लाल होते चेहरे को देखा और धीरे से उसे चूम लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ चेनमो। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी पत्नी। शादी के बाद जिंदगी बेहद शांत लेकिन खुशियों से भरी रही। मैं अब भी अपनी आरामदायक जिंदगी जीता था, देर तक सोता, अपनी पत्नी के लिए खाना बनाता, नई रेसिपी और शराब बनाने के प्रयोग करता और कभी कभी कंपनी जाकर जरूरी फैसले ले आता। बाकी समय मैं शायूयू के साथ बिताता। इंटरनेट पर अक्सर एक मजेदार ट्रेंड दिखाई देता, चेनमो आज भी देर तक सो रहा है, लेकिन लोगों के कमेंट अब मजाक नहीं बल्कि ईर्ष्या से भरे होते। क्या किस्मत है, पैसा भी है, प्यार भी है, ये तो सपनों जैसी शादी है। शायूयू ने पिछले जन्म में जरूर पूरी आकाश गंगा बचाई होगी और शायद वे गलत भी नहीं थे, क्योंकि मैंने सचमुच तय कर लिया था कि दुनिया की हर अच्छी चीज मैं अपनी पत्नी को दूंगा। उसके लिए मेरा प्यार किसी कहानी का अंत नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत शुरुआत था।